नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के टॉप 500 क्वेश्चन की जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी उसमें ये अगला वीडियो लेक्चर है और इस वीडियो लेक्चर में हम आगे के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें देखेंगे। अभी हम मामलूक वंश के बारे में, मामलूक डायनेस्टी के बारे में देख रहे थे। कुतुबुद्दीन ऐबक से हमने स्टार्ट किया था और उससे पहले हमने देखा कि मोहम्मद गोरी, उसकी कोई संतान नहीं थी तो उसके जो दास थे वही उसके पुत्रवत थे, पुत्र के समान थे। वो कहता भी था कि सभी राजाओं के एक या दो बेटे होते हैं, मेरे पास तो हजारों गुलाम हैं और ये गुलाम ही मेरे बेटों की तरह है जो मेरे नाम को आगे ले जाएंगे, ये उसका कहना था। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का दास था, ये उसका स्लेव था और बाद में यह इस वंश की नींव डालता है जिसे कि यहाँ पर मामलूक वंश कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये डायनेस्टी स्थापित होती है और इसमें क्रम आगे बढ़ता है। तो इसके बारे में हम देख रहे थे और आगे भी देखते रहेंगे। एक के बाद एक डायनेस्टीज आएंगे जो कि मेडिवल टाइम पीरियड में हमारे देश में रूल कर चुकी हैं, शासन कर चुकी हैं। लेकिन वहाँ तक चलें इससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे कोर्सेज के बारे में पहले इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों, हमारे जो पेड कोर्सेज हैं वो अलग अलग सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए, इसके अलावा EPFO और UPSSC द्वारा कंडक्ट होने वाले जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसके लिए लॉन्च किए गए हैं। तो अगर आप इनसे जुड़कर लाभ लेना चाहते हैं, यहाँ पर कंप्लीट आपको तैयारी करवाई जाएगी, पूरा स्टडी मटेरियल और फुल गाइडेंस दिया जाएगा। तो इसका लाभ लेने के लिए आप ये जो 2 नंबर आपको दिख रहे हैं, कॉलिंग नंबर है, इस पर संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन करेंगे तो यहाँ फ़ोन करने के बाद आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो पूछ लीजिएगा, आपको मालूम हो जाएगी कैसे पेमेंट करना है, कैसे ज्वाइन करना है, या जो भी रूल रेगुलेशन है वो सभी। इसके अलावा ये जो फ्री वाला ग्रुप है इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसको ज्वाइन करने का फ़ायदा ये है, यहाँ प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट ये है कि जितने नोटिफिकेशन है वो आपको समय से मिलते रहेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि वीडियो यहाँ रिलीज हो जाता है और उसका नोटिफिकेशन सब तक नहीं पहुँच पाता, कुछ लोगों तक पहुँचता है और कुछ लोगों तक पहुँच ही नहीं पाता, ऐसा हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं जो कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से है, तो यहाँ पर जितने भी नोटिफिकेशन है वो आपको टाइमली मिलते रहेंगे। इसके अलावा आयोग के निर्णय से जुड़ी हुई जितनी भी सूचनाएं होती हैं, मतलब आयोग ने कोई कैलेंडर जारी किया, कट ऑफ जारी की या कोई नया रिजल्ट आया, कुछ भी, तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले इस ग्रुप के थ्रू ही आपको दी जाती है। यहाँ आप सबसे पहले इसकी जो जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपको अपडेटेड रखने का ये तरीका है, इससे जुड़ जाइए। इसके अलावा यूट्यूब पर जितने भी वीडियोज़ आप हमारे देखते हैं वह भी कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, उसका कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाता। तो उन वीडियोस को देखिए, बार बार देखिए, सुनिए और नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने से ये आपके दिमाग में स्थायी रूप से अपनी जानकारी को स्थिर कर देगा। ये कुछ बातें हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करने में मत चूकिए और शेयर भी करते रहिए। शेयर करने से ये दूसरों तक भी पहुंचेगा, दूसरों को भी इसके बारे में जानकारी होगी और उन्हें भी लाभ मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि वीडियो में कुछ कमियां हैं या फिर वीडियो के बारे में आप कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं, तो जो नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें अपने विचारों को साझा करिए। निसंकोच वहाँ पर अपनी बातों को लिखिए, उसमें कोई संदेह नहीं है। अगर उसमें सुधार की गुंजाइश होगी, मतलब आपको कोई शिकायत है और उसमें सुधार की गुंजाइश है, तो हम जरूर करेंगे। ट्विटर पे आजकल हमारा चैनल काफ़ी एक्टिव है, तो हमारी सक्रियता में योगदान दीजिए। सोशल मीडिया आजकल एक शक्तिशाली माध्यम है लोगों तक पहुँचने का और लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने का। तो ट्विटर भी आजकल इसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ विभिन्न प्रकार के माइंड मैप और अलग अलग क्विज आयोजित की जाती है, तो आप इनका पूरा फ़ायदा ले सकते हैं। तो ये बहुत बातें हो गई, अब चलते हैं आगे और ज़रा प्रश्नों को देखते हैं। हमने इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बातें की थी, तो देखते हैं वो कर क्या रहे हैं इस समय, वो कर क्या रहे हैं और उनके बारे में क्या सूचना हमें मिल सकती है। क्वेश्चन नंबर 81 आपके सामने है और इसमें कहा गया है कि विथ रेफरेंस टू सल्तनत इरा, जो सल्तनत इरा थी यानी सल्तनत काल था, या जो डायनेस्टीज उस समय थी, जो राजवंश उस समय शासन कर रहे थे, उसके बारे में यहाँ रेफरेंस लिया गया है, संदर्भ लिया गया है और नीचे जो स्टेटमेंट दिए हैं उस पर हमें विचार करना है। तो जो 4 स्टेटमेंट है उन्हें देख लीजिए। पहला जो है उसमें कहा गया है कि इल्तुतमिश वाज द फर्स्ट तुर्किश रूलर टू इश्यू कॉइन ऑफ प्योर गोल्ड, कॉइन्स ऑफ प्योर गोल्ड। मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि इल्तुतमिश पहला तुर्की रूलर था, अर्थात शासक था, जिसने शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। प्योर गोल्ड का मतलब है शुद्ध सोना और यहाँ कॉइन्स की बात हो रही है, तो शुद्ध सोने के सिक्के जारी करवाने वाला इल्तुतमिश पहला रूलर था। और कैसा था, तुर्की रूलर था, इसे हमने देखा। इसके बाद जो सेकंड वाला है उसको देख लीजिए। इट वाज इल्तुतमिश, यह इल्तुतमिश था हु फर्स्ट प्रपोज द आइडिया फॉर फॉर्मेशन ऑफ द इंपीरियल आर्मी। इंपीरियल आर्मी के फॉर्मेशन का जो आइडिया था उसको देने वाला पहला रूलर इल्तुतमिश था, ऐसा कहा गया है। यहाँ जो कथन है वो 2 इसमें से स्टेटमेंट इल्तुतमिश के बारे में है और आगे वाले जो है उन्हें देख लेते हैं। पहले वाले में ये कहा गया था कि प्योर गोल्ड से बने हुए जो कॉइन्स थे
वो इल्तुतमिश के द्वारा जारी करवाए गए। और इसके बाद ये कहा गया है कि इंपीरियल आर्मी के गठन का या उसके फॉर्मेशन का जो आइडिया था, पहली बार देने वाला जो आइडिया था, वो इल्तुतमिश के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि इल्तुतमिश डिक्लेयर्ड हिज सक्सेसर रुकनुद्दीन फिरोज शाह। इल्तुतमिश ने रुकनुद्दीन फिरोज शाह इसको अपना सक्सेसर नियुक्त किया था। पीछे आपने देखा कि इसने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया था, उसी के आधार पे यहाँ विचार करना है। और इसके बाद जो फोर्थ वाला है उसको देख लीजिए। चौथा वाला स्टेटमेंट पूरी तरह से रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बारे में है। तो इसमें कहा गया है कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह इंटरेस्टेड द टास्क ऑफ गवर्नेंस, जो प्रशासन का कार्यभार था, उसने इस प्रशासन के कार्यभार को अपनी माता, इसकी माता का नाम था शाह तुर्काना या शाह तुर्कान, इसे सौंप दिया था। कहने का मतलब ये है कि बादशाह के तौर पे या सुल्तान के तौर पे रुकनुद्दीन फिरोज शाह था, लेकिन इसने शासन की जो वास्तविक बागडोर है या प्रशासन का जो कार्यभार था वो अपनी माँ शाह तुर्काना को सौंप दिया था, जो कि काफ़ी क्रूर थी, अत्याचारी थी। और इसी के चलते दिल्ली की जो जनता थी वो त्रस्त हो जाती है और उसके बाद ये रजिया सुल्ताना को समर्थन देती है और बाद में रजिया सुल्ताना ये सुल्तान के पद पे आसीन होती है। इस प्रकार की घटना होती है, तो उसे हम देखेंगे। फिलहाल यहाँ जो कथन है ये इल्तुतमिश और रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बारे में है। कुल मिलाकर 4 स्टेटमेंट आपके सामने है। चौथा वाला जो था उसमें कहा गया है कि जो फिरोज शाह रहता है, मतलब रुकनुद्दीन फिरोज शाह रहता है, वो अपनी माँ शाह तुर्काना को शासन की बागडोर दे देता है, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, उसका पूरा कार्यभार उसके जिम्मे रहता है और ऐसा वो सिंहासन पर बैठते ही करता है। जैसे ही वो सिंहासन पर आसीन होता है पहला काम यही करता है। तो ये 4 स्टेटमेंट है। जो नॉट करेक्ट है उसको खोजिएगा, इसमें नॉट करेक्ट खोजना था। ये आपके विकल्प है, ऑप्शंस आप देख रहे हैं, और ये आपका प्रश्न है। क्वेश्चन देख लीजिए और इसके बाद ये विकल्प देख लीजिए। जो नॉट करेक्ट है यानी जो गलत है उसकी तलाश करिएगा, और इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी वाला। डी का मतलब ये हुआ कि इसमें स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 3 ये दोनों ही जो है गलत हैं और हमें गलत की ही तलाश करनी थी। तो ये तो आपका आंसर है। आइए देखते हैं कि कौन कौन सा गलत है और इसमें गलतियां कहाँ हैं। तो पहला वाला गलत है। पहले वाले में ये कहा गया है कि इल्तुतमिश वाज द फर्स्ट तुर्की रूलर या तुर्किश रूलर टू इशू क्वाइंस ऑफ प्योर गोल्ड। इसने प्योर गोल्ड के क्वाइंस इशू किए थे, अर्थात जारी किए थे, इसके द्वारा ऐसा किया गया था। तो प्योर गोल्ड के क्वाइंस इसने नहीं जारी किए थे, बल्कि इसने शुद्ध अरबी सिक्कों को जारी किया था। जो शुद्ध अरेबिक क्वाइंस होते हैं उसको जारी करने वाला ये फर्स्ट रूलर था, इसके बारे में ये कहा जाता है। तो यहाँ जो प्योर गोल्ड दे दिया है ये गलत हो गया है, तो इसलिए पहला वाला गलत है। इसके बाद जो चौथा वाला है, माफ कीजिएगा तीसरा वाला, उसमें ये कहा गया है ये वाला, पहला वाला गलत हो गया, दूसरा सही है। इसके बाद तीसरा वाला जो है उसको देखिए, इसमें कहा गया है कि इल्तुतमिश डिक्लेयर्ड हिज सक्सेसर रुकनुद्दीन फिरोज शाह। इसने अपना सक्सेसर रुकनुद्दीन फिरोज शाह को नहीं बनाया था। ये तो बाद में जो यहाँ पे सरदारों का और अमीरों का वर्चस्व होता है उसके आधार पे इसे नियुक्त कर दिया जाता है, लेकिन इसे नियुक्त नहीं किया गया था, मतलब इल्तुतमिश के द्वारा इसे घोषित नहीं किया गया था। इल्तुतमिश ने अपने बड़े बेटे को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। शुरुआत में वो अपने बड़े बेटे को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता है और बाद में क्या होता है, जब ग्वालियर विजय के बाद वो लौटता है तो रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि मरने से ठीक पहले इल्तुतमिश ने रजिया सुल्ताना या रजिया को अपना उत्तराधिकारी यानी सक्सेसर नियुक्त किया था कि मेरे बाद यही राज करेगी। और ऐसा हो नहीं पाता है, मतलब होता नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे तुर्कान चहलगानी के जो सरदार रहते हैं उनका वर्चस्व होता है और वो जबरदस्ती रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठा देते हैं और रजिया को उसके अधिकार से वंचित कर देते हैं। लेकिन बाद में जब ये एक विद्रोह का दमन करने के लिए बाहर गया होता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह, तो उस समय रजिया दिल्ली जाती है और न्याय की मांग करती है जनता से। लाल रंग का कपड़ा पहन के, वहाँ न्याय का प्रतीक लाल वस्त्र होता है, तो उसको पहन के ये जनता से न्याय की डिमांड करती है और जनता इसके फेवर में हो जाती है और इसका ये परिणाम होता है कि वहाँ विद्रोह हो जाता है। जो वहाँ के नागरिक थे वही विद्रोह कर देते हैं और वो शाह तुर्काना और रुकनुद्दीन फिरोज शाह को पकड़कर मार डालते हैं और इस प्रकार से रजिया का राज्याभिषेक होता है। तो ये सब घटनाएं हैं। फिलहाल इसमें तीसरा वाला और पहला वाला गलत है, दूसरा और चौथा सही है। चौथा भी सही है कि फिरोज शाह, ये जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह था, इसने अपनी माता के हाथ में पूरी बागडोर दे दी थी और दोनों एक नंबर के अत्याचारी थे, अयोग्य थे और अत्याचारी थे, इसलिए जनता इनसे पहले ही त्रस्त थी। तो आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसका आंसर था डी, पहला और तीसरा इसमें नॉट करेक्ट है। इल्तुतमिश वाज द फर्स्ट तुर्किश रूलर हु इंट्रोड्यूस प्योर अरेबिक क्वाइंस। वही कहा गया है, इसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी करवाए और ऐसा करने वाला ये पहला तुर्की रूलर था, ये जानकारी है। दिस मेड द सिल्वर टंका एंड कॉपर
कहने का मतलब ये है कि जो चांदी का टंका और तांबे का जीतल होता था उसके बारे में कहा गया है, तो उसे जारी करवाने वाला ये शासक था। लेकिन अगर पहले की बात की जाए, फर्स्ट इंट्रोडक्शन की बात की जाए, तो इसने अरबिक क्वाइंस जो है या अरेबिक क्वाइंस जो है उनको जारी करवाया था, और वहाँ दिया था प्योर गोल्ड, इसलिए गलत हो गया था। और एक चीज़ और खास है इसमें, जो बड़ी बात है इस पैराग्राफ में, वो ये है कि इल्तुतमिश ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया था सिल्वर क्वाइंस को। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन सिल्वर क्वाइंस का देने वाला ये पहला तुर्की रूलर था, ये इसमें बड़ी बात है। तो वहाँ पर अगर गोल्ड की जगह पर सिल्वर दिया होता तो शायद वो कथन सही हो जाता, लेकिन वहाँ सिल्वर नहीं दिया था बल्कि गोल्ड दिया था। इसके बाद जो सेकेंड वाला पैरा है उसको देखिएगा, इसमें कहा गया है कि इल्तुतमिश अनाउंस्ड हिज सक्सेसर। इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, और किसे घोषित किया? अपने इल्डर सन को, अपने बड़े बेटे को, जिसका नाम था नासिरुद्दीन। इसने रुकनुद्दीन फिरोज शाह को अपना सक्सेसर नहीं बनाया था, इसने किसको बनाया था? नासिरुद्दीन को बनाया था। लेकिन यह भी स्थायी नहीं रहता है, बाद में बट आफ्टर हिज डेथ उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर इल्तुतमिश के बड़े बेटे की मृत्यु हो जाती है, और इसी का मकबरा जो है वो भारत में मकबरा शैली में बनने वाली पहली इमारत थी, मतलब मकबरे का निर्माण वहीं से शुरू माना जाता है। तो ये नासिरुद्दीन जो है ये पहला सक्सेसर नियुक्त होता है, लेकिन इसकी मृत्यु हो जाती है, और इसकी मृत्यु के बाद 1229 में ये मर जाता है। इसके बाद इल्तुतमिश के पास विकल्प नहीं बचता है कि वो किसको घोषित करे, तो वो अपनी बेटी को घोषित करता है। ही नॉमिनेटेड रजिया एज हिज सक्सेसर आफ्टर द ग्वालियर कैंपेन। ग्वालियर का जो अभियान था, ग्वालियर की जो कैंपेन थी, मतलब वहाँ पर चढ़ाई की थी इसने, तो उसके बाद ये रजिया के नाम से सिक्के जारी करवाता है, मतलब जिस पर रजिया का नाम खुदा हुआ था इस प्रकार के सिक्के जारी करवाता है, और वहीं से ये घोषित करता है कि रजिया ही उसके बाद सक्सेसर बनेगी। ये काफ़ी प्रशंसनीय कदम था उस जमाने में, जब मध्यकाल में महिलाओं को बुरी तरह से कुचल दिया जाता था, उन्हें सामान की तरह खरीदा और बेचा जाता था। तो उस जमाने में इल्तुतमिश ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया था। हालांकि इसके पीछे उसकी कुछ विवशता भी थी, मतलब उसके पास कोई योग्य सक्सेसर नहीं था, और रजिया जो थी वो हर तरह से उसे योग्य दिखाई दी, लेकिन फिर भी उसकी जो प्रवृत्ति थी वो प्रशंसनीय है। उसने अपनी पुत्री को महत्व दिया, जो कि उस समय कोई नहीं करता था। तो ये आप देख रहे हैं। और सल्तनत काल में सुल्तान बनने वाली ये पहली और अंतिम महिला शासिका थी रजिया। इसे बहुत सारे विरोधों का सामना करना पड़ा, लेकिन ये डटी रही। हालांकि अंत में ये षड्यंत्र का शिकार होती है। तो षड्यंत्र का शिकार तो इल्तुतमिश के जितने सक्सेसर हैं, जितने इसके जायज सक्सेसर थे, वो सभी होते हैं, एक के बाद एक उन्हें तुर्कान-ए-चहलगानी निगल जाता है, और अंत में तुर्कान-ए-चहलगानी का ही एक जो सदस्य था, मेंबर था, वही शासक बनता है। तो स्थिरता आती है। मतलब यहाँ बात की जा रही है बलबन की। गयासुद्दीन बलबन ये तुर्कान-ए-चहलगानी का ही मेंबर था, और वो जानता था कि तुर्कान-ए-चहलगानी कितना डेंजरस है, मतलब इसमें कितनी ज़्यादा महत्वाकांक्षा है, और इतने एम्बिशियस लोग अगर जिंदा रहे, मतलब ये बने रहे अगर, तो ये किसी को भी रूल नहीं करने देंगे, ये अपने रूल करना चाहेंगे। इनकी जो शासन की लिप्सा है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। तो ऐसे में बलबन ने तुर्कान-ए-चहलगानी का अंत कर दिया, उसे समाप्त कर दिया, मतलब इस प्रकार की व्यवस्था को ही खत्म कर दिया। तो यहाँ पर बलबन थोड़ा चालाकी से काम लेता है, और इसके पीछे रीज़न यही रहता है कि वो इसमें शामिल था, तो वो जानता था कि ये लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो इल्तुतमिश के जितने वैध उत्तराधिकारी थे, उसके खून के रिश्ते वाले जितने सक्सेसर थे, वो एक के बाद एक इनका शिकार होते रहते हैं। तो रजिया भी उनमें से एक थी, लेकिन कुछ मामलों में उसकी जो तारीफ है वो करनी चाहिए। फिलहाल आगे देखते हैं, अभी रजिया के बारे में आगे वाला क्वेश्चन है उसमें देखेंगे। इसमें कहा गया है ना कि आफ्टर हिज डेथ, मतलब ये नासिरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है, इसका मकबरा वगैरह बना दिया जाता है। तो 1229 में इसने रजिया को अपना सक्सेसर नॉमिनेट किया, और ऐसा ये कब करता है? ग्वालियर के कैंपेन के बाद। लेकिन दूसरे ही दिन, मतलब दूसरे दिन की बात यहाँ कहाँ की जा रही है? उसके मरने के बाद, उसके मरने के दूसरे ही दिन, इल्तुतमिश की डेथ का जो सेकंड डे था, उसी दिन रुकनुद्दीन जो है वो सिंहासन पर बैठ जाता है, और ये अपने से नहीं बैठता है। ये इतना नालायक और अयोग्य था कि खुद सिंहासन पर जाकर बैठने की हिम्मत भी इसमें नहीं थी। लेकिन पीछे से ये जो तुर्कान-ए-चहलगानी के अमीर और सरदार रहते हैं, उनका हाथ रहता है, वही इसे सिंहासन पर बैठाते हैं और एक पपेट की तरह यूज़ करते हैं। यहाँ वो पपेट रूलर के तौर पे इस्तेमाल होता है। वो कठपुतली शासक रहता है जिसकी की डोरी तुर्कान-ए-चहलगानी के हाथ में रहती है। तो इसके बारे में हमने देखा। अब चलते हैं आगे और देखते हैं 82 नंबर के क्वेश्चन को, जिसमें रजिया के बारे में कहा गया है। तो शी वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ये सही बात है। इसमें कहा गया है कि दिल्ली सल्तनत की ये पहली और अंतिम महिला शासिका थी। इसके बाद सेकेंड वाला है, उसमें कहा गया है कि शी रूल्ड बाय वेयरिंग वुमेन्स क्लोथेस, मतलब ये वुमेन क्लोथेस पहन के, अर्थात स्त्रियोचित वस्त्र पहन के, जो वुमेन्स को पहनने वाले कपड़े उस समय के होते थे, जैसे कि बुर्का होता था या पर्दा प्रथा उस समय बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, तो उस प्रकार के वस्त्र पहन के ये राज दरबार में आती थी और रूल करती थी, ऐसा दिया हुआ है।
इसके बाद जो थर्ड वाला है उसमें कहा गया है कि ऑन द क्वेश्चन ऑफ हर सक्सेशन द पीपल ऑफ दिल्ली डिसाइडेड एंड चूज हर द सुल्तान। उत्तराधिकार के प्रश्न पर जो सक्सेशन का क्वेश्चन था उस पर दिल्ली की जनता ने निर्विरोध तरीके से, जैसे नेता को निर्विरोध निर्वाचित किया जाता है, मतलब कोई विरोध ही नहीं रहता है, उस तरीके से दिल्ली की जनता ने यहाँ पर इसे चुना अपने सुल्तान के तौर पे। और जिसे लोकप्रियता प्राप्त हो, जन समर्थन प्राप्त हो, उसके अंदर अगर गुण कम भी हैं तब भी वो बहुत ऊंचे स्थान तक जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। खास तौर पे अगर वो नेता है या राजा है। आज के समय में जो नेता हैं, पहले वही कंडीशन राजा की होती थी। राजा को भी लोकप्रियता का ही ठिकाना होता था। अगर वो लोकप्रिय नहीं है तो देर न सवेर जनता उसको सिंहासन से उतार फेंकेगी। वही हाल नेताओं का भी होता है। अगर आपकी लोकप्रियता बराबर नहीं है, लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, तो चुनाव में बता देंगे कि आपकी औकात क्या है। तो वही चीज़ है, यहाँ रजिया को दिल्ली की जनता पसंद करती है, जनता का इसे समर्थन प्राप्त होता है और वह इसे सुल्तान के तौर पे चुनती है। तो दिल्ली के लोगों की सोच की भी तारीफ करनी पड़ेगी। एक महिला को सुल्तान के रूप में उस जमाने में एक्सेप्ट करना ये बहुत बड़ी बात थी और बहुत ही प्रशंसनीय कदम है। तो ये एक अच्छी बात हुई मध्यकालीन दौर में। हालांकि बहुत सी बुरी चीज़ें भी हुई हैं, लेकिन ये एक अच्छी बात हुई। इसके बाद जो चौथा वाला है उसको देख लीजिए। इसमें कहा गया है कि शी वॉज द फर्स्ट हु अटेम्प्ट टू ऑर्गेनाइज द पावर ऑफ नॉन ऑटोमन रूलिंग क्लास। जो नॉन ऑटोमन रूलिंग क्लास था उसकी पावर को ऑर्गेनाइज करने का पहला अटेम्प्ट या पहला प्रयास इसी ने किया था। ये दिया हुआ है। अब 4 स्टेटमेंट आपके सामने हैं और आपको करेक्ट ढूंढना था, यानी सही की तलाश करनी थी। चारों को आप अच्छी तरीके से देख चुके हैं। ये स्टेटमेंट है और ये आपके ऑप्शंस है। ऑल का भी विकल्प है, लेकिन ऑल यहाँ पर होगा नहीं। इसमें से कुछ न कुछ तो ऐसा जरूर है जो कि गलत है, और आपको गलत नहीं चुनना, आपको सही चुनना है। तो डी वाले को आप बाहर कर दीजिए। डी वाला जो ऑप्शन है वो नहीं हो सकता। इसमें कम से कम एक स्टेटमेंट तो गलत है, कम से कम। अब आप बताइए कि इसमें से कौन सा गलत है और कौन सा सही है। वाक्य देख लीजिए और ये आपके विकल्प है, और इसका जो आंसर है वो होगा सी वाला, यानी दूसरे को छोड़कर बाकी सब सही है। जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है वही झूठ बोल रहा है, बाकी सब जो है वो ठीक है। तो आइए देखते हैं सेकंड वाला है क्या। सेकंड वाले स्टेटमेंट में ये कहा गया था कि ये स्त्रियोचित वस्त्र पहन के, यानी जो वुमेन्स के क्लोथेस होते हैं उनको पहन के, धारण करके राज दरबार में आती थी और रूल करती थी। ये गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि इसने पर्दा प्रथा का पूरी तरह से त्याग कर दिया। उस जमाने में महिलाओं को पर्दे में ही रखा जाता था। मतलब अगर महारानी आकर दरबार में बैठती भी थी, सिर्फ यहाँ पे जो इस्लामिक शासक थे उन्हीं की बात नहीं की जा रही है। उस समय के जो हिंदू राजवंश थे उस जमाने के, और बाद तक ये देखा जाता है जो मॉडर्न टाइम पीरियड है 1857 की क्रांति, उसमें भी पर्दे वाली व्यवस्था रहती है। तो ये पर्दा प्रथा बहुत बड़े पैमाने पर फैल गई थी। ऋग्वैदिक काल में जिन महिलाओं को बराबरी पर बैठाकर यज्ञ में हिस्सा दिया जाता था और वो वेदों को रचने में बराबर का रोल प्ले करती थी, उत्तर वैदिक काल तक आते आते उनकी दशा गड़बड़ हो जाती है और वहीं से दशा में गिरावट लगातार जारी रहती है और मध्यकाल में बहुत ही दयनीय स्थिति हो जाती है। तो इस प्रकार से रहता है। लेकिन यहाँ पर रजिया जो है वो ये जो स्त्रियोचित वस्त्र है इन्हें धारण नहीं करती है। अब यहाँ ये मतलब नहीं है कि जो स्त्रियों के कपड़े हैं वो खराब होते हैं, लेकिन दोस्तों हर स्थान का एक अपना अलग ड्रेस कोड होता है। जैसे मान लीजिए कोई पुलिस है, कोई महिला पुलिस है और उसका जो ड्रेस है वो पैंट शर्ट है, मतलब उसे कायदन पैंट शर्ट पहनना चाहिए वर्दी के तौर पे, और उसकी जगह पे वो एक खाकी साड़ी पहन ले। इमेजिन करके देखिए उसको कितनी सुविधा होगी या कितनी असुविधा होगी। अब उसके सामने दौड़ भाग वाले काम है, उसे मान लीजिए एनकाउंटर करना है, सपोज दैट, तो वो साड़ी पहन के क्या ठीक तरीके से अपने काम को अंजाम देगी? या आर्मी में ही अगर महिलाओं को एंट्री दी जाए और उनसे कहा जाए कि आप साड़ी पहन कर आइए, तो ये संभव होगा? मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि उनका जैसा काम है उसके हिसाब से उन्हें कपड़े पहनने हैं। तो वही बात रजिया के साथ भी थी। हर वस्त्र अपने आप में अच्छा होता है, पर्दा भी कहीं कहीं अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पर ये जो शासन का दौर था, मतलब राज दरबार था, यहाँ पर्दे की कोई जगह नहीं थी। अगर आप अपने दरबारियों के, अपने अमीरों के, मतलब सरदारों के, और अपनी प्रजा की आंख में आंख डालकर, मतलब फेस टू फेस जो तालमेल होता है वैसा बैठाकर बातचीत नहीं करेंगे, आपस में कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, तो आप रूल कैसे करेंगे? तो इसलिए रजिया ने पूरी तरह से पर्दा प्रथा का त्याग कर दिया और वो कुर्ता और पगड़ी धारण करके राज दरबार में आती थी, जो उस समय के पुरुषों के वस्त्र होते थे। तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं। और बाकी जितने स्टेटमेंट हैं वो सही है। पहला वाला ठीक है कि ये दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम मुस्लिम रूलर थी। और मुस्लिम रूलर क्यों? फीमेल रूलर थी, मुस्लिम रूलर कहना यहाँ सही नहीं रहेगा।
ये फीमेल रूलर के तौर पे, मतलब महिला शासिका के तौर पे दिल्ली सल्तनत में पहली और आखिरी थी। ये अपने आप में बड़ी अनोखी घटना थी। इसके बाद शी रूल्ड बाय वियरिंग, ये वाला गलत है, इसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। और देखिए तीसरा वाला, जनता जो थी, दिल्ली की जनता जो थी, उसका प्रबल समर्थन रजिया को प्राप्त था, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो थर्ड वाला एकदम सही है। फोर्थ वाला भी सही है कि यह पहली थी जिसने कि नॉन ऑटोमन जो रूलिंग क्लास थी उसे ऑर्गेनाइज करने का, उसकी पावर को ऑर्गेनाइज करने का, नियंत्रित करने का या व्यवस्थित करने का प्रयास किया। तो ये कुछ जानकारियां थी। आइए इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका जो आंसर है वो होगा सी, यानी पहला, तीसरा और चौथा ये करेक्ट है। तो रजिया रिनाउंस्ड वुमेन्स क्लोथिंग एंड अडॉप्टेड काबा। देखिए रजिया ने महिलाओं के वस्त्रों का त्याग कर दिया, जो स्त्रियोचित वस्त्र थे उसका ये त्याग कर देती है और उसकी जगह पे ये काबा पहनती है। काबा क्या होता था? ये कुर्ता होता था, लेकिन कुर्ते से ये थोड़ा अलग होता था। इसकी लंबाई ज़्यादा होती थी। जैसे आप कुर्ता पहनते हैं, कभी आपने कुर्ता अगर पहना होगा तो आजकल के जो कुर्ते हैं वो घुटने से ऊपर रहते हैं, और कहीं कहीं जो मुस्लिम लोग होते हैं, इस्लामिक लोग होते हैं, वो घुटने से नीचे वाले कुर्ते पहनते हैं। तो यहाँ जो घुटने से नीचे वाला कुर्ता है उसी की बात हो रही है। दो तरह की वैरायटी आती है, घुटने से नीचे तक के कुर्ते होते हैं और घुटने से ऊपर वाले आजकल तो काफ़ी छोटे छोटे कुर्ते आ रहे हैं। तो इस तरह के कुर्ते होते हैं। यहाँ जो काबा है वो घुटने से नीचे होता था, इसकी लंबाई ज़्यादा होती थी और ये थोड़ा ढीला ढाला होता था, एकदम फिटिंग नहीं होती थी, इस प्रकार का होता था। और इसमें कमर में जो कमर होती थी वहाँ पे कमरबंद बांधा जाता था, मतलब कमर को कस के रखा जाता था। पुराने समय के जो ड्रेस कोड होते थे वो इसी टाइप के होते थे। और कुलाह, कुलाह का मतलब टर्बन है, मतलब ये पगड़ी होती थी, एक प्रकार का साफा होता था जो कि सिर पर बांधा जाता था। तो ये सब धारण करके रजिया जो है वो राज दरबार में आती है, जो कि उस समय के सुल्तान की निशानी होती थी। तो ये बाकायदा पुरुष वेश धारण करके राज दरबार में प्रवेश करती है। यही हाल आप आगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जब पढ़ेंगे तो लक्ष्मीबाई का देखेंगे। लक्ष्मीबाई ने भी क्या किया, जब उन्हें शासन करने की बारी आई, जब तक गंगाधर राव का उनके ऊपर दबाव था, पति का दबाव था और समाज का दबाव था, तब तक वो पर्दे में रहती हैं। लेकिन जैसे ही उनकी मृत्यु होती है और अब लगता है कि राज्य पर संकट मंडरा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ये आवश्यक हो जाता है कि वो आगे बढ़ के शासन की बागडोर संभालें, नहीं तो अंग्रेज जो है वो झांसी की स्वतंत्रता को निगल जाएंगे। तो ऐसे में वह भी जो पुरुष वाले कपड़े हैं, जो पुरुषोचित वस्त्र होते हैं, वो धारण करके राज दरबार में आती हैं। लोगों के विरोध का सामना उनको भी करना पड़ता है, लेकिन हर स्थान की अपनी एक डिमांड होती है। वहाँ जो ड्रेस कोड है उसी के हिसाब से आप कपड़े नहीं पहनेंगे तो आपको दिक्कतें आएंगी, आप सफल नहीं हो पाएंगे। आपने अभी आर्मी और पुलिस वाला उदाहरण देखा, वहाँ साड़ी पहन के महिला सैनिक नहीं जा सकती, या जो महिला कांस्टेबल होती हैं उन्हें साड़ी पहना दी जाए तो वो अपनी ड्यूटी सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। उनके लिए एक जो फिटिंग वाली व्यवस्था है वो रहनी आवश्यक है। तो ये कुछ बातें हैं। और रजिया के बारे में हमने देखा, उसके पहनावे के बारे में देखा। तो यहाँ क्वेश्चन जो था उसमें स्टेटमेंट वो दूसरा वाला गलत था। आगे दिया हुआ है कि इसने ऐसा क्यों किया, कारण क्या था। तो यह देख लीजिए यहाँ पे, वॉन बाई मैन टू एस्टेब्लिश अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विथ एडमिनिस्ट्रेशन। जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन था यानी प्रशासन था, प्रशासन में जो लोग थे उनसे सीधा संवाद या सीधा संबंध स्थापित करने के लिए रजिया ने ऐसा किया। अगर वो पर्दे में रहती तो ये सीधा संबंध स्थापित नहीं हो पाता। ये जानकारियां हमने देखी और इसका जो आंसर है वो होगा सी, अर्थात पहला, तीसरा और चौथा इसमें करेक्ट है। आगे चलते हैं। 83 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट पर स्टेटमेंट आपके सामने आ रहा है और यहाँ भी स्टेटमेंट है और कहा गया है कि रजिया के द्वारा जो अपॉइंटमेंट किए गए थे, रजिया सुल्ताना ने जो अपॉइंटमेंट किए थे उसके बारे में कुछ यहाँ कथन दिए हुए हैं, उनको रेफरेंस में लेकर विचार करिए। तो देख लीजिए, मलिक सैफुद्दीन ऐबक बहातू या बहतू, ये नाम है एक व्यक्ति का। पूरा नाम क्या है? मलिक सैफुद्दीन ऐबक बहातू, द वजीर ऑफ ख्वाजा मुहाजबुद्दीन। इनका जो पूरा नाम है ये क्या है? ख्वाजा मुहाजबुद्दीन। तो ये जो मलिक सैफुद्दीन ऐबक बहातू था, ये क्या था? वजीर था ख्वाजा मुहाजबुद्दीन का। वाज अपॉइंटेड आर्मी चीफ, इसे आर्मी चीफ के तौर पे यानी आर्मी के हेड के तौर पे अपॉइंट किया गया। ये रजिया के द्वारा किए गए जो अपॉइंटमेंट है उसकी बात की जा रही है। इसके बाद जो सेकंड वाला है उसको देखिए, इक्तादार ऑफ लाहौर। लाहौर का जो इक्तेदार था, इक्ता प्रणाली की शुरुआत करने वाला इल्तुतमिश था। तो यहाँ पर इक्ते के द्वारा इक्तेदार बने हुए थे, तो ये लाहौर का इक्तेदार था और इसका नाम था मलिक कबीर इख्तियारुद्दीन एतगीन। इसे शॉर्टकट में एतगीन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये इख्तियारुद्दीन एतगीन जो था ये इक्तादार था लाहौर का, ऐसा यहाँ दिया हुआ है। वाज मेड इक्तादार ऑफ भटिंडा, इसे बाद में भटिंडा का इक्तादार बना दिया गया। मतलब रजिया के द्वारा जो नियुक्तियां की गई, अपॉइंटमेंट दिए गए, उसमें इसे भटिंडा का इक्तादार नियुक्त किया गया, ऐसा दे दिया है। इसके बाद जो थर्ड वाला है, तीन ही स्टेटमेंट इसमें है।
तो थर्ड वाला जो है इसमें कहा गया है कि जमालुद्दीन याकूत वॉज अपॉइंटेड बाई रजिया एज अमीर ए आखुर। अमीर ए आखुर के तौर पे रजिया के द्वारा जो अपॉइंट किया गया व्यक्ति था वो जमालुद्दीन याकूत था। तो एतगीन और याकूत की कहानी आप आगे भी देखेंगे, इसमें कुछ षड्यंत्रकारी भी रहते हैं। फिलहाल ये 3 स्टेटमेंट है और इसमें से हमें करेक्ट तलाशना है, जो सही हो उसकी तलाश करनी है। देख लीजिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर नॉट करेक्ट होना चाहिए। देखिए यहाँ नॉट लिखना भूल गया है, तो इसमें नॉट बना लीजिएगा। इसमें हमें नॉट करेक्ट खोजना है, जो सही ना हो उसकी तलाश करनी है और उसके आधार पे ही उत्तर दिया हुआ है। तो अब जब यहाँ पे नॉट आप घुसा लेते हैं तो इसका आंसर हो जाता है सी, अर्थात दूसरा इसमें गलत है। जो दूसरा स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। और स्टेटमेंट है क्या, तो इक्तेदार ऑफ लाहौर मलिक कबीर, ये वाला स्टेटमेंट देख लीजिए, यही गलत है। इसमें कहा गया है कि इक्तेदार ऑफ लाहौर मलिक कबीर इख्तियारुद्दीन एतगीन वाज मेड इक्तादार ऑफ भटिंडा। ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, बाकी जो है वो सही है। तो आइए देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। और इसका जो आंसर है वो होगा सी। और इसमें जो करेक्ट लिखा है इसके स्थान पे यहाँ नॉट करेक्ट लिख लीजिएगा, नॉट इसमें और ऐड कर लीजिएगा। आंसर देखिए सी है और एक्सप्लेनेशन देखिए, मलिक इजुद्दीन कबीर खान वाज मेड इक्तादार ऑफ लाहौर। यहाँ लाहौर का इक्तेदार किसको बनाया जाता है, इजुद्दीन कबीर खान को। इसके बाद मलिक कबीर इख्तियारुद्दीन एतगीन, ये जो एतगीन था इसे अपॉइंट किया जाता है इक्तादार ऑफ बदायूं। और वहाँ क्या दिया है, यहाँ देख लीजिए, ये जो जानकारी सेकंड वाले स्टेटमेंट में दी है उसमें कहा गया है कि इसे बाद में भटिंडा का इक्तेदार बनाया जाता है। तो भटिंडा का इक्तेदार ये नहीं बनता है बल्कि बदायूं का बनता है। तो स्थान का नाम गलत दिया था, इसलिए सेकंड वाला गलत हो जाता है। और देखिए, मलिक सैफुद्दीन ऐबक बहादुर द वजीर ऑफ ख्वाजा मुहाजुबुद्दीन वॉज अपॉइंटेड आर्मी चीफ। इसे आर्मी चीफ के तौर पे अपॉइंट किया जाता है, ये सही बात है, उसमें ऐसा ही दिया भी है। एंड आफ्टर हिज डेथ, और इसकी मृत्यु के बाद मलिक कुतुबुद्दीन हसन गोरी, ये जो दूसरा व्यक्ति है, जब इसकी मृत्यु हो जाती है सैफुद्दीन ऐबक की, मलिक सैफुद्दीन ऐबक की जब मृत्यु होती है तो उसके बाद उसके स्थान पर मलिक कुतुबुद्दीन हसन गोरी, इसे अपॉइंट किया जाता है नायब लश्कर के तौर पे। वही है, आर्मी चीफ या नायब लश्कर एक ही चीज होती है। लश्कर का मतलब क्या होता है, सेना, सैन्य बल, या उसी को हम लोग आर्मी कहते हैं। तो आर्मी चीफ आप बोलिए या नायब लश्कर के पद पे इसे नियुक्त किया जाता है, एक ही बात है। तो ये 2 व्यक्तियों का नाम है जिनकी नियुक्ति आर्मी चीफ के तौर पे होती है, मतलब ये अपॉइंटमेंट होती है। तो इनको आप देख रहे हैं। और इसमें जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है वो गलत है, जिसमें ये कहा गया था कि यहाँ इक्तेदार जो लाहौर का था जिसका नाम मलिक कबीर इख्तियारुद्दीन एतगीन था, इसे बाद में भटिंडा का इक्तेदार बनाया जाता है। नहीं, इसे वास्तव में बदायूं का इक्तेदार बनाया जाता है। तो इस प्रकार से ये अपॉइंटमेंट होते हैं। और यहाँ रजिया सुल्ताना के समय की बात कही गई थी। ये था हमारा 83 नंबर का क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा करेक्शन आपको करना है, यहाँ पर नॉट लगा लीजिएगा, नॉट करेक्ट खोजना है। तो नॉट करेक्ट के हिसाब से ये वाला आपका सही होगा, यानी सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 को देखिए। विथ रेफरेंस टू द रिवॉल्ट अगेंस्ट रजिया कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रजिया के खिलाफ जो विद्रोह हुए, जो बगावतें हुई, उसके बारे में स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो देख लीजिए, यहाँ आप देख लीजिए स्टेटमेंट दिया हुआ है, 4 कुल मिलाकर स्टेटमेंट है, उसमें से जो करेक्ट हो उसकी तलाश आपको करनी है। तो सबसे पहला वाला देखते हैं, हर बेनोवलेंट एतगीन एंड अल्तूनिया, 2 व्यक्तियों के नाम यहाँ दिए हैं, एतगीन का और अल्तूनिया का, कॉन्स्पायर्ड अगेंस्ट इट, ऐसा दिया हुआ है, मतलब ये कि ये इसके खिलाफ थे, अगेंस्ट थे। इसके बाद जो सेकंड वाला है उसमें देखिए, अल्तूनिया डिफीटेड रजिया एंड इम्प्रिजन्ड हर इन द फोर्ट ऑफ भटिंडा। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि अल्तूनिया ने रजिया को पराजित किया और उसके बाद उसे भटिंडा के फोर्ट में, अर्थात भटिंडा के किले में बंदी बना लिया, उसे कैद कर लिया। पहले के जमाने में जेल कम हुआ करती थी और किले ज्यादा होते थे, तो किले में ही पैक कर देते थे। जैसे औरंगजेब ने शाहजहां को एक किले में बंद कर दिया था, आप जानते हैं, वो आगरा का किला था, और वहीं से वो ताजमहल को रोज निहारा करता था। तो बंदी जीवन बिताते बिताते अंत में उसकी मृत्यु होती है। तो कुल मिलाकर किलों में कैद की सजा दी जाती थी, वहीं पर बंदी बना लिया जाता था। तो ऐसा ही यहाँ पर रजिया के साथ हुआ था, ये दिया हुआ है। और कहा गया है कि अल्तूनिया के साथ उसका युद्ध होता है और इसमें वो पराजित होती है। पराजित होने के बाद ये नतीजा निकलता है कि उसे भटिंडा के फोर्ट में कैद कर लिया जाता है। ये जानकारी दी है। इसके बाद दिया है कि द अमीर्स किल्ड याकूत, जो अमीर थे, अमीर का मतलब वही तुर्कान-ए-चहलगानी के जो सदस्य थे, उन्होंने याकूत को मार डाला, याकूत की हत्या कर दी। इसके बाद जो फोर्थ वाला है स्टेटमेंट उसको देखिएगा, द अमीर्स पुट मुइजुद्दीन बहराम शाह, मुइजुद्दीन बहराम शाह द सन ऑफ इल्तुतमिश ऑन द थ्रोन। मुइजुद्दीन बहराम शाह को
जो अमीर थे उस समय के, अमीर सरदार थे जो कि पहले के गुलाम थे, बाद में इन्हें प्रतिष्ठा देकर सरदार बना दिया गया था इल्तुतमिश के ज़माने में। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मुइजुद्दीन बहराम शाह को, जिसे कि हम बहराम शाह के नाम से जानते हैं, और यह इल्तुतमिश का बेटा था, ऐसा यहाँ कहा गया है, इसे सिंहासन पर बैठाया। कहने का मतलब ये है कि ये जो अमीर थे, सरदार थे, इन्होंने बहराम शाह को सिंहासन पर बैठाया जो कि इल्तुतमिश का सन था, अर्थात उसका बेटा था। जो करेक्ट हो उसकी तलाश आपको करनी है। 4 स्टेटमेंट आप देख रहे हैं और इसके जो विकल्प हैं उसको भी देख लीजिए। ऑल का भी ऑप्शन है, इसका मतलब ये है कि सभी सही हो सकता है या फिर इसमें से कुछ ही ठीक हो सकते हैं। देख लीजिए, ये विकल्प देखा आपने और ये स्टेटमेंट्स देखे। क्वेश्चन आपका 84 नंबर का है। इसमें कुछ बातें कही गई हैं जिसमें कि रजिया के खिलाफ जो बगावतें हुई थी, जो रिवॉल्ट्स हुए थे, उसकी चर्चा की गई है और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसको हम देखेंगे, लेकिन इसका जो आंसर है वो होगा डी। डी का मतलब ये है कि ऑल। अब इसका ये तात्पर्य हुआ कि जितने स्टेटमेंट हैं सभी सही है। इसमें जो पहला वाला है उसमें कहा गया कि एतकीन और अल्तुनिया ये इसके खिलाफ जंग छेड़ देते हैं, विद्रोह करते हैं, और अल्तुनिया जो है वो रजिया को पराजित करता है। पराजित करने के बाद भटिंडा के किले में कैद कर लेता है और यहीं से रजिया का पतन जो है वो शुरू हो जाता है। इसके बाद अमीर जो है वो याकूत को मार डालते हैं। तो अमीर जितने भी उनके हिसाब से शासन न करने वाले रूलर्स थे उन सभी का खात्मा कर देते हैं, मतलब अपने रास्ते के कांटों को ये बार बार साफ करते हैं। ये इनकी प्रवृत्ति होती है। इनके अंदर बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा होती है, ये खुद ही योग्य रहते हैं, बुद्धिमान रहते हैं और इनके अंदर शासन करने की क्षमता रहती है। तो ये सामने से शासन नहीं करते हैं, ये किंग मेकर की भूमिका निभाते हैं। मतलब यहाँ पर ये एक तरह से राजा निर्माता या नृप निर्माता की भूमिका निभाते हैं। जैसे आपने सैयद बंधुओं को देखा था, जब आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो मुगल उत्तराधिकारी थे उसमें सैयद बंधु काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। उनका वर्चस्व था, काफ़ी समय तक रहता है, 2 लोग रहते हैं। तो वही हाल यहाँ अमीरों का रहता है जो कि तुर्कान चहलगामी के गुलाम रहते हैं, योग्य गुलाम रहते हैं। इसके बाद जो चौथा वाला है वो भी सही है कि मुइजुद्दीन बहराम शाह, इसे राजा के तौर पे अमीरों के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इस प्रकार से ये सम्राट बनते हैं। और एक चीज़ और है कि अमीर ये जो हैं, ये जितने भी शासकों को अपने मर्जी से सिंहासन पर बैठाते हैं वो सब के सब कामचोर और निकम्मे रहते हैं, किसी भी प्रकार से योग्य नहीं रहते हैं। और जानबूझ के ऐसे ही व्यक्तियों का चुनाव किया जाता है ताकि उनके अंदर अपने सोचने समझने की कोई ताकत न रहे और उनकी डोरी जब खींची जाए तो वो उसी हिसाब से हाथ पैर हिला सके, बिल्कुल पपेट की तरह। तो ये कुछ बातें हैं और इसके हिसाब से इसके चारों जो सेंटेंस हैं, मतलब स्टेटमेंट है, वो सही है। ऑल वाला ऑप्शन इसमें होगा, यानी डी वाला। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 को देखिए। इसमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी हुई है, दोनों को आपस में मैच कराना है। तो लिस्ट 1 में कुछ लोगों के नाम है, कुछ व्यक्तियों के नाम है, और लिस्ट 2 में उनकी टाइटल है, अर्थात उनकी उपाधियां हैं। इन्हें मिलाना है। तो देख लीजिए, रजिया है, इसके बाद अली मर्दान है, इसके बाद हैसमुद्दीन अवैज खिलजी है। हैसमुद्दीन या हैसामुद्दीन अवैज खिलजी, ये इसका पूरा नाम था और इसकी टाइटल हमें बतानी है। और इसके बाद सबसे लास्ट में है बलबन, यानी गयासुद्दीन बलबन। अब आपको लिस्ट 2 को देखना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है उलूग खां, ये काफ़ी प्रसिद्ध उपाधि है, पॉपुलर टाइटल है। इसके बाद अलाउद्दीन, इसके बाद उमादत उल निस्वा, उमादत उल निस्वा ये भी एक टाइटल है। इसके बाद गयासुद्दीन आजम। ये सब टाइटल्स हैं, ये नाम नहीं है, ये उपाधियां हैं जो कि बाद में धारण की जाती हैं। और जो व्यक्ति है उनका मूल नाम लिस्ट 1 में दिया हुआ है। प्रारंभिक इनका जो नाम था, पहचान थी, वो इस रूप में थी, बाद में ये टाइटल धारण करते हैं। तो इसमें मिलाना है आपको, दोनों लिस्टों को सही सही मिलाना है और नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से एक चुनना है। तो देखिए, रजिया की जो टाइटल थी वो उमादत उल निस्वा थी, तो पहले का सी हो जाएगा। लेकिन अगर आप पहले के तौर पे सी को चुनते हैं तो इसमें आप किसी को भी सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। यहाँ जो विकल्प है वो काफ़ी करीबी है, निकटतम है, इसलिए सभी में सी दिया हुआ है। तो ऐसे में पहले वाले से काम नहीं बनेगा। इसका मतलब ये है कि एक और चुनना पड़ेगा। तो गयासुद्दीन बलबन को आप उलूग खां से मिला लीजिए, इसे आप मिला लीजिए। नासिरुद्दीन के द्वारा गयासुद्दीन बलबन को यहाँ पे उलूग खां की उपाधि दी जाती है, आप जानते हैं। तो चौथे वाले को ए से मिला लीजिए। अब चौथे का अगर ए होगा तो कम से कम 2 आपके जो है वो एलिमिनेट हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। अब बचता क्या है, ये दोनों बचते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि या तो ए सही होगा या फिर बी सही होगा। तो बताइए ए और बी में से कौन सा करेक्ट होगा। एलिमिनेशन मेथड लगाने से कम 4 विकल्पों में से 4 जो ऑप्शंस होते हैं उसमें से आप 2 को तो बाहर कर ही सकते हैं। तो 2 को आपने मिलाया, रजिया को और गयासुद्दीन बलबन को। अब बचता है इसमें नाम अली मर्दान का और अवैज खिलजी का। तो इसका जो आंसर है वो होगा ए। ए और बी में से आपको चुनना था।
तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा ए, और ए के आधार पे इसे मिला लेते हैं। तो मिलाइए, देखिए कौन सा किससे मिलता है। तो रजिया का उमादतुल निस्वा से मिला लीजिए, गयासुद्दीन बलबन का उलूग खां से मिला लीजिए। अब इसके बाद ये जो हैसमुद्दीन अवैज खिलजी है तीसरे नंबर वाला, इसको जरा देखिए, इसका किससे मिलेगा? डी से मिलेगा। माफ कीजिएगा, यहाँ पे इसकी बात हो रही है, तो तीसरे वाले का किससे मिलेगा? डी से मिलेगा। इसके बाद बचा क्या है? ये अली मर्दान बचा है, तो यहाँ जो अली मर्दान है ये पहले से ही मैच है, दूसरे का बी हो जाएगा। इस आधार पे इसे मिलाएंगे। कहने का मतलब ये है कि रजिया की जो टाइटल थी वो उमादतुल निस्वा थी, इसी प्रकार से अली मर्दान इनकी जो टाइटल थी वो अलाउद्दीन की थी। हैसमुद्दीन अवैज खिलजी, इन्हें गयासुद्दीन आजम के नाम से, मतलब इस टाइटल से संबोधित किया जाता था। और गयासुद्दीन बलबन, यहाँ गयासुद्दीन शब्द जो है ये 2 बार दिया हुआ है, तो गयासुद्दीन बलबन ये उलूग खां की उपाधि को धारण करता था। ये जो उपाधि है उलूग खां वाली, ये इसने खुद धारण नहीं की थी, इसे दी गई थी। तो ये हमने 85 नंबर के क्वेश्चन को देखा, और इसका जो आंसर है वो होगा ए वाला। इसमें जो लिस्ट थी उन्हें हमने मैच कराया और पता लगाया कि कौन से रूलर की टाइटल कौन कौन सी थी। आगे चलते हैं, 86 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपका प्रश्न था। 86वें नंबर के क्वेश्चन में कुछ है नहीं, इसमें आंसर भी सटा के दे दिया है। इसमें पूछा यह था कि आफ्टर विच वार, किस युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत लॉस्ट कॉन्टैक्ट विथ गजनी फॉर एवर। कहने का मतलब यह है कि दिल्ली सल्तनत ने हमेशा हमेशा के लिए गजनी से अपना संपर्क खो दिया। फॉर एवर शब्द का मतलब क्या? यहाँ हमेशा के लिए बात की जा रही है। तो ऐसी कौन सी लड़ाई थी या कौन सा युद्ध था जिसके बाद दिल्ली सल्तनत का पूरा संपर्क सदैव के लिए गजनी से टूट गया? इससे पहले गजनी के साथ इसके संबंध, इसके तार जुड़े हुए थे। तो ये युद्ध कौन सा था? यहाँ दिया भी है, ये बी वाला होगा, मतलब इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में जो लड़ाई होती है। इस युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत से, यही वाला सही है, दिल्ली सल्तनत से गजनी का जो संपर्क था वो टूट जाता है। यहाँ दिल्ली सल्तनत का अब स्वतंत्र अस्तित्व सामने आता है, मतलब यहाँ पे इस्लामिक शासन की नींव पड़ी जाती है और यहाँ के शासन के तौर पे, यहाँ के क्षेत्र के तौर पे ये आगे उभरता है। अब यहाँ से गजनी का जो लेवल था वो हट जाता है। तो ये युद्ध था इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में हुआ, उसी का यहाँ जिक्र करना था। इसके बाद 87 नंबर के क्वेश्चन को देखिए, आगे वाला जो है, कॉन्सीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट आपके सामने है, देख लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, और इन पर आपको विचार करना है। विचार करने के बाद ये बताना है कि इसमें से नॉट करेक्ट कौन सा है, जो गलत हो उसकी तलाश कीजिएगा। पहले जो स्टेटमेंट है उसको देख लेते हैं। द न्यू पोस्ट ऑफ नायब ए मुमलकात, द न्यू पोस्ट ऑफ नायब ए मुमलकात, ये एक पद था और इस पद को बनाने वाली रजिया थी, ऐसा दिया हुआ है, वॉज क्रिएटेड बाई रजिया। ये एक नई पोस्ट थी। नायब ए मुमलकात क्या होता था? ये सारे अधिकारियों का मुखिया होता था, चीफ होता था, मतलब जितने भी और ऑफिसर्स होते थे उस पर इसका पूरा कंट्रोल होता था। ऐसा ये पद था, काफी महत्वपूर्ण था। इसके बाद जो सेकंड वाला है उसमें कहा गया है कि बदरुद्दीन शकर रूमी, यहाँ पर शंकर लिखा हुआ है तो ये शंकर नहीं होगा बल्कि शकर होगा। तो बदरुद्दीन शकर रूमी गॉट द फर्स्ट नायब ए मुमलकात पोस्ट, यानी बदरुद्दीन शकर रूमी यह जो व्यक्ति थे, इन्होंने पहला नायब ए मुमलकात का पद प्राप्त किया था, मतलब पहली बार नियुक्ति इन्हीं की हुई थी। इसके बाद जो थर्ड वाला है उसमें कहा गया है कि द मंगोल्स इन्वेडेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ बहराम शाह, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि बहराम शाह के शासनकाल में मंगोलों का आक्रमण होता है। मंगोलों के आक्रमण प्रसिद्ध थे, तो मंगोलों का एक आक्रमण बहराम शाह के भी समय में होता है, ऐसा दिया हुआ है। इसके बाद जो फोर्थ वाला है उसमें कहा गया है कि बहराम शाह डाइड इन 1242 AD, बहराम शाह की मृत्यु 1242 में हो जाती है। ये 4 स्टेटमेंट आपके सामने है और आपको इसमें से नॉट करेक्ट खोजना था, जो गलत हो उसकी तलाश करनी थी। देख लीजिए, तो पहला तो गलत है, पहला सही नहीं है। नायब ए मुमलकात का पद ये रजिया ने नहीं बनाया था, रजिया के द्वारा इसे क्रिएट नहीं किया गया था, तो पहला गलत हो जाता है। और अगर आपका पहला गलत होता है तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका होगा? नॉट करेक्ट आपको खोजना था, तो ये वाला होना चाहिए। आइए देखते हैं, इसका जो आंसर है वो होगा ये वाला, यानी पहला और दूसरा ये दोनों ही नॉट करेक्ट है। तो एक सेंटेंस अगर आपको पता है, एक स्टेटमेंट की सही जानकारी है, तो आप उत्तर तक पहुंच सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको उत्तर मिल जाता है और बहुत बार ऐसा होता है कि आप कम से कम 2 विकल्प जो होते हैं उनको एलिमिनेट कर लेते हैं। इस प्रकार से सुविधा होती है। तो यहाँ पहला वाला गलत है। पहले वाले में ये कहा गया कि नायब ए मुमलकात ये जो पद था, ये पोस्ट क्रिएट की गई थी रजिया के द्वारा। और सेकेंड वाला भी गलत है जिसमें कहा गया है कि बदरुद्दीन शकर रूमी यह फर्स्ट नायब ए मुमलकात बनते हैं। तो आइए देखते हैं कि पहला नायब ए मुमलकात यह जो पोस्ट है इस पर आसीन होने वाला अधिकारी कौन है
और इसे बनाने वाला कौन था? एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका जो आंसर है वो होगा ए वाला। देखिए, बहराम शाह क्रिएटेड द न्यू पोस्ट। इसे बनाने वाला बहराम शाह था, न कि रजिया। तो बहराम शाह क्रिएटेड द न्यू पोस्ट ऑफ नायब मुमलकात। नायब मुमलकात नाम की एक नई पोस्ट बनाने वाला शासक बहराम शाह था। बहराम शाह वाज प्लेस, यहां देख लीजिए, बहराम शाह वाज प्लेस्ड, ये वाली लाइन है, ऑन द थ्रोन ऑन द कंडीशन दैट ही शुड हैंड ओवर द फुल अथॉरिटी ऑफ रूल टू नायब मुमलकात एंड एक्सेप्ट, यहां देख लीजिए ये वाला जो लाइन है, एंड एक्सेप्ट एतगीन एज नायब। यहां देखिए, पहली बार नायब मुमलकात या नायब के पद पे किसकी नियुक्ति होती है? एतगीन की होती है। एतगीन का जो लंबा सा नाम था उसको हम लोग नहीं याद करते हैं, सिर्फ एतगीन के नाम से याद करते हैं। तो पहले नायब मुमलकात बनने का जो श्रेय है वो एतगीन को प्राप्त होता है, और इसे देने वाला, पदभार देने वाला व्यक्ति कौन है? बहराम शाह है। तो बहराम शाह के द्वारा ही इस नई पोस्ट को क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है, और इसमें पहले नायब मुमलकात के पद पे एतगीन की नियुक्ति होती है। लेकिन आगे क्या है? बट इन 2 months, लेकिन अगले 2 महीनों में ही बहराम शाह किल्ड एतगीन एंड रिटेन ऑल द राइट्स। बहराम शाह ने क्या किया? एतगीन को मार डाला और जितने भी राइट्स थे उन्हें ले लिया। इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर नायब मुमलकात से ये खुद ही बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं रहता है। इसके बाद देख लीजिए, इन 1241 AD ड्यूरिंग द रीजन ऑफ बहराम शाह, मंगोल्स लीड बाई तायर। तायर जो था इनका लीडर था, उसके द्वारा, मतलब उसी के नेतृत्व में मंगोलों का यहाँ पे आक्रमण होता है, वह इसे इन्वेड करते हैं। तो यह शासनकाल था बहराम शाह का और सन था 1241। इसके बाद जो एकदम लास्ट वाला इसमें स्टैंजा है या लाइन है उसको देखिए, बहराम शाह अपॉइंटेड बदरुद्दीन शकर रूमी एज हिज आमिर ए हजीब। आमिर ए हाजिब या आमिर ए हजीब के नाम से इसे जाना जाता था। तो यह जो पोस्ट थी, इस पद पे बहराम शाह ने जो बदरुद्दीन शकर रूमी है उन्हें अपॉइंट किया था। तो यहां जो नाम दिया है बदरुद्दीन शकर रूमी का सेकेंड वाले स्टेटमेंट में, वो गलत है। यहां पर क्या हो जाएगा? ये नायब मुमलकात नहीं था, इसकी जो पोस्टिंग थी वो नायब मुमलकात के पद पे नहीं हुई थी, बल्कि अमीर हाजिब के पद पे हुई थी। ये हम देखते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 88 नंबर का क्वेश्चन जो है, इसमें फिर से स्टेटमेंट आपके सामने है और कहा गया है कि इस पर विचार करिए और बताइए कि इसमें से करेक्ट कौन सा है, जो सही हो उसकी तलाश करनी है। तो देखिए, अतरकीन का दरवाजा, ये एक स्थापत्य है। तो इसकी लोकेशन दी है कि ये गुजरात में है, इसकी जो स्थिति है वो गुजरात में है। इसके बाद कहा गया है कि 25 दिसंबर 1240 ईस्वी को जो विद्रोही थे उन्होंने रजिया को मार डाला। विद्रोहियों के द्वारा रजिया की हत्या कर दी गई। ये तारीख थी 25 दिसंबर 1240। इसके बाद जो थर्ड वाला है उसमें कहा गया है कि जामा मस्जिद इन बदायूं, जो बदायूं की जामा मस्जिद है उसे बनवाने वाला इल्तुतमिश था, ऐसा दिया हुआ है। इसके बाद जो फोर्थ वाला है उसमें कहा गया है कि अलाउद्दीन मसूद शाह वाज द ग्रैंड सन ऑफ इल्तुतमिश। अलाउद्दीन मसूद शाह ये इल्तुतमिश का ग्रैंड सन था, यानी उसका पौत्र था। अब आपको ये बताना है कि ये जो 4 स्टेटमेंट है इसमें से करेक्ट कौन सा है, देख लीजिए। और ये आपके विकल्प है, ऑल हो सकता है यानी सभी सही हो सकते हैं, या इसमें से कुछ ठीक हो सकता है। देखिए, और इसका जो सही आंसर है वो होगा सी वाला, अर्थात दूसरा और चौथा। दूसरा सही है और चौथा सही है। तो दूसरा मतलब क्या? 25 दिसंबर 1240 को रजिया की हत्या कर दी जाती है। और इसके बाद चौथा सही है कि अलाउद्दीन मसूद शाह ये इल्तुतमिश का ग्रैंड सन था। लेकिन पहला और तीसरा गलत क्यों है? तो आइए देखते हैं। अतरकीन का दरवाजा ये जोधपुर में है। अतरकीन का दरवाजा कहाँ पे है? ये जोधपुर में है। इट वॉज बिल्ड बाई इल्तुतमिश, इसे बिल्ड करवाया था इल्तुतमिश ने। ही बिल्ट अ टॉम्ब नेम्ड सुल्तानगढ़ी इन 1231 AD एट द ग्रेव ऑफ हिज सन। यहाँ पर इसके पुत्र की जो कब्र थी उसके पास इसने एक टॉम्ब बनवाया, और इसके पुत्र का नाम क्या था? ये सबसे बड़ा बेटा था जिसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद। इसी की मृत्यु के बाद ये रजिया को उत्तराधिकारी घोषित करता है। पहले सक्सेसर के तौर पे यही अपॉइंट होता है, इल्तुतमिश के द्वारा इसे ही घोषित किया जाता है। लेकिन बाद में जब इसकी असामयिक मृत्यु हो जाती है, मतलब ये अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है, तो उसके बाद रजिया को उत्तराधिकारी के तौर पे घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से लेकर 1246 ये शासनकाल है, वॉज द ग्रैंड सन ऑफ इल्तुतमिश एंड द सन ऑफ रुकनुद्दीन फिरोज शाह। ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह का बेटा था और इल्तुतमिश का पौत्र था। मतलब क्या है? रुकनुद्दीन फिरोज शाह ये खुद इल्तुतमिश का बेटा था, तो बेटे का बेटा क्या होगा? पौत्र होगा, पोता होगा। तो यहाँ ये ग्रैंड सन था, और ग्रैंड सन का नाम क्या है? अलाउद्दीन मसूद शाह। तो ये सब
इल्तुतमिश के सक्सेसर या उसके वंशज हैं, उसकी डायनेस्टी के हैं। इन्हें हम देख रहे थे और इसमें जो जानकारी है उसके आधार पे सी वाला इसमें करेक्ट होगा। सी वाले के करेक्ट होने का मतलब ये है कि इसमें दूसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है। दूसरा ये सही है कि 25 दिसंबर 1240 को रजिया को मार दिया जाता है, और चौथा सही है कि अलाउद्दीन मसूद शाह ये ग्रैंड सन था इल्तुतमिश का। और पहला गलत क्यों है? क्योंकि अतरकीन का दरवाजा ये गुजरात में नहीं है, ये है कहाँ पे? जोधपुर में है। और जामा मस्जिद बदायूं की ये इल्तुतमिश के द्वारा बनाई गई थी। तो देखिए इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसमें जो आंसर दिया है वो सी दिया है, लेकिन जामा मस्जिद जो बदायूं की थी उसे बनवाने वाला इल्तुतमिश था, ये सही बात है। यहाँ देख लीजिए इसका जो स्टेटमेंट सही होगा वो कौन कौन सा होगा। दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। इसमें सिर्फ गलत कौन सा है? पहला वाला। अतरकीन के दरवाजे की जो लोकेशन दी है वो सही नहीं है, बाकी सब सही है। अतरकीन का दरवाजा कहाँ पे है? जोधपुर में है या गुजरात दिया है? इसका निर्माण कब हुआ था इसे बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अतरकीन के दरवाजे का निर्माण ये कब करवाता है। इसके स्थापत्य के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हैं, मतलब इसने बहुत से काम ऐसे किए, बहुत से वर्क ऐसे किए जो कि इससे पहले के तुर्की शासकों ने नहीं किए थे। स्थापत्य के क्षेत्र में इल्तुतमिश ने काफ़ी कुछ करवाया है। इसी ने कुतुब मीनार को पूरा करवाया। और भारत में मकबरा बनवाने वाला यानी टॉम बनवाने वाला ये पहला है, पहला शासक है। 1231 में इसने सुल्तानगढ़ी में अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद के नाम का मकबरा बनवाया था। मतलब इसके पुत्र के मकबरे से ही यहाँ मकबरा निर्माण की जो शैली है वो आरंभ होती है। इसके बाद बदायूं में हौज शमशी राजवंश की इसने नींव डाली थी। शमशी डायनेस्टी के बारे में आपने देखा, तो हौज शमशी और शमशी ईदगाह का निर्माण करवाया। और 1223 में ये जो तारीख है 1223, इसमें इसने क्या किया? बदायूं में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। तो जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला ये इल्तुतमिश था, इसलिए तीसरा वाला भी सही। इसमें जो कहा गया है वो ठीक है, और हमें करेक्ट खोजना था, तो सही कौन कौन से हैं? इसमें दूसरा, तीसरा और चौथा। तो यहाँ जो लिखा हुआ है ना, इसमें एक काम करिएगा, इसमें 3 भी ऐड कर लीजिएगा, दूसरा, तीसरा और चौथा। सी वाले को अगर आप चुन रहे हैं, या तो इसमें आप 3 ऐड कर लीजिए, और नहीं तो अलग से उत्तर लिख लीजिए। दूसरा, तीसरा और चौथा इसका जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। सही उत्तर जानते रहिए। यहाँ मिसप्रिंट है, ये गलत छपा हुआ है। सिर्फ दूसरा और चौथा इसमें नहीं सही होगा। दूसरा और चौथा तो सही ही है, उसके साथ साथ तीसरा भी सही है। आगे चलते हैं। एक्सप्लेनेशन आप देख चुके हैं, यहाँ आपने देखा। 89 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। विथ रेफरेंस टू अलाउद्दीन मसूद शाह कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अलाउद्दीन मसूद शाह के बारे में अब यहाँ इंफॉर्मेशन दी है, और जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं उससे जुड़े हुए, उस पर आपको विचार करना है और बताना है कि उसमें से कौन सा नॉट करेक्ट है। जो गलत है उसकी तलाश आपको करनी है। तो देख लीजिए, अलाउद्दीन मसूद शाह यानी 1242 से लेकर 1246 इसका पूरा दौर था। और मसूद शाह के शासनकाल में यानी अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल में समस्त शक्ति 40 सदस्यों के पास थी। मतलब जितनी पावर होती थी वो टोटल मिलाकर 40 मेंबर्स के पास होती थी। और सुल्तान का पद पूरी तरह से पपेट वाला था, यानी कठपुतली वाला था। ये नाम मात्र के लिए होता था। और शासन का वास्तविक अधिकार जो वजीर होते थे उनके पास होता था। और यहाँ पर जब ये रूल कर रहा था, मतलब अलाउद्दीन मसूद शाह, तो उस समय जो शासन का वास्तविक अधिकार था वो वजीर मुहाजिबुद्दीन के पास था। ये जो मुहाजिबुद्दीन है ये क्या है? वजीर थे उस समय। और यह जाति से ताजिक था। ताजिक का मतलब समझ रहे हैं दोस्तों? ताजिक का मतलब होता है गैर तुर्क, जो कि तुर्की ना हो, तुर्क जाति से या तुर्क समुदाय से संबंध न रखता हो। तो ये ताजिक था यानी गैर तुर्की था। और बाद में तुर्क सरदारों के विरोध के कारण यह जो पद था ये नजीमुद्दीन अबू बकर को प्राप्त हो गया। मतलब बाकी लोग जो थे वो तुर्की थे और यही एक गैर तुर्क था, तो इस वजह से इसे विरोध का सामना करना पड़ा। यहाँ बात की जा रही है मुहाजिबुद्दीन की, जो कि वजीर रहता है। और बाद में अमीर सरदारों के, जो तुर्क अमीर सरदार थे, उनके विद्रोह की वजह से इसे अपना पद छोड़ना पड़ता है और इसकी जगह पे नजीमुद्दीन अबू बकर यह आकर पद पर बैठ जाता है। और इसी समय में ये जो अलाउद्दीन मसूद शाह का टाइम पीरियड है, इसी समय बलबन को अमीर हाजिब के पद पे नियुक्त किया जाता है। अमीर हाजिब के पद पे नियुक्त किया जाता है और उसने शासन पर अपना अधिकार मजबूत करना यहीं से शुरू किया था। बलबन ने यहीं से अपनी पकड़ बनानी शुरू की थी और अंत में वो सफल होता है। आप देखते हैं कि इसके बाद एक और शासक आता है नासिरुद्दीन महमूद, और नासिरुद्दीन महमूद के बाद अगला जो नंबर है वो गयासुद्दीन बलबन का है। और देखिए यहाँ पे जो बलबन था उसने क्या किया, बलबन ने नासिरुद्दीन जो कि इल्तुतमिश का प्रपौत्र था, मतलब पोते का पोता, उसके साथ और उसकी माँ के साथ मिलकर मसूद शाह के खिलाफ षड्यंत्र रचा। मतलब यहाँ होता क्या है, नासिरुद्दीन के साथ मिलकर ये षड्यंत्र करता है, अकेले षड्यंत्र नहीं करता है, अकेले ये कोई भी प्रोग्राम या प्लानिंग नहीं करता है, ये मिली भगत अपनाता है, मतलब आसपास के लोगों को मिलाने की कोशिश करता है। और जून 1246 में
ये सन था जून 1246। इसमें ये सक्सेसफुल होता है, मतलब इसे सफलता प्राप्त होती है और नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान नियुक्त किया जाता है। यहाँ पर अलाउद्दीन मसूद शाह यह बलबन के षड्यंत्र का शिकार हो जाता है। और बलबन था कौन? ये वही 40 जो सदस्य थे तुर्कान चहलगानी। कहा जाता है कि उसमें 40 मेंबर थे। ये लगभग वाली बात है, 40 थे या नहीं इसकी कोई प्रामाणिक जानकारी हमें नहीं प्राप्त होती है, इसीलिए लगभग कहा जाता है। तो कुल मिलाकर वो जो 40 सदस्यों का ग्रुप था उसका ये सदस्य था और ये भी बड़ा षड्यंत्रकारी था, कूटनीतिज्ञ था। और इसने मसूद शाह को अपना शिकार बनाया और इसकी जगह पे अपने मन वाले शासक नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान नियुक्त किया। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी। अब यहाँ पर जो लिखा है इसको देख लेते हैं। ही रीस्टैब्लिश द पोजिशन ऑफ नायब। अलाउद्दीन मसूद शाह ने जो नायब की पोजीशन थी उसे इस्टेब्लिश किया, और इस्टेब्लिश नहीं किया बल्कि फिर से स्थापित किया, रीस्टैब्लिश किया, उसकी पुनर्स्थापना की। इसके बाद जो सेकंड वाला है उसमें कहा गया है कि नायब मलिक कुतुबुद्दीन हसन बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ ऑटोमन चैप्टन्स। मतलब यहाँ पे जो ऑटोमन सरदार हुआ करते थे उनके ग्रुप से संबंध था नायब मलिक कुतुबुद्दीन हसन था उसका। ये जो कुतुबुद्दीन हसन है इनका संबंध जो ऑटोमन लोग थे उनसे था। इसके बाद जो थर्ड वाला है उसको देखिए। द रियल पावर ऑफ हिज रूल वॉज इन हैंड ऑफ वजीर मुहाजिबुद्दीन। मतलब ये कहने का तात्पर्य है कि अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल में जो सत्ता का वास्तविक नियंत्रण था वो एक गैर तुर्क के हाथ में था जिसे कि ताजिक कहा गया, और इनका नाम था मुहाजिबुद्दीन। लेकिन बाद में क्या होता है, इन्हें भी हटा दिया जाता है क्योंकि ये तुर्क नहीं था। तो बाकी जो तुर्की लोग हैं वो विरोध करते हैं और इनके स्थान पे नजीमुद्दीन अबू बकर को वो स्थान दे देते हैं, यानी वजीर के पद पे पोस्टेड कर देते हैं, अपॉइंट कर देते हैं। तो ये चीज़ें हैं। 89 नंबर का ये जो क्वेश्चन है इसमें कुल मिलाकर 3 स्टेटमेंट है। नॉट करेक्ट की आपको तलाश करनी है, बताइए। थर्ड वाला तो करेक्ट है। थर्ड वाले में कहा गया है कि वजीर मुहाजिबुद्दीन यह जो है उस समय सत्ता का वास्तविक नियंत्रण रखते हैं, बाद में इन्हें हटाया जाता है लेकिन नियंत्रण इन्हीं के हाथ में रहता है। तो तीसरा वाला सही है। अब तीसरा जिसमें शामिल होगा वो तो हमारा उत्तर होने से रहा, तो तीसरा इसमें भी शामिल है। हमें नॉट करेक्ट खोजना है, ये याद रखिएगा। तो तीसरा वाला इसमें शामिल है और ऑल वाले में तीसरा होगा ही। तो ये दोनों तो हमारे उत्तर नहीं होंगे। अब या तो ए होगा या फिर बी होगा। अगर ए होगा तो पहला वाला गलत होगा और अगर बी होगा तो दूसरा वाला गलत होगा। बताइए, जिसको आप चुनिएगा वो गलत हो जाएगा, मतलब वो स्टेटमेंट झूठा साबित हो जाएगा। और इसका जो आंसर है वो होगा बी, अर्थात दूसरा इसमें झूठ बोल रहा है और जो झूठ बोल रहा है उसी को हमें खोजकर यहाँ लिखना था। तो आइए देखते हैं सेकंड वाला है क्या। इसमें कहा गया है कि नायब मलिक कुतुबुद्दीन हसन बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ ऑटोमन चिफ्टन्स। ये गलत है, बाकी जो है वो सही है। मतलब पहला भी सही है, तीसरा भी सही है। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। अलाउद्दीन मसूद शाह रीस्टैब्लिश द पोस्ट ऑफ नायब, ठीक है। अपॉइंटेड मलिक कुतुबुद्दीन हसन टू दिस पोस्ट। इसने क्या किया, मलिक कुतुबुद्दीन हसन को इस पोस्ट पर अपॉइंट किया। कौन सी पोस्ट? नायब की पोस्ट। यहाँ पर जो पोस्टिंग होती है इसकी किस पद पे होती है? नायब के पद पे होती है, ये जानकारी है। इसके बाद कहा गया है अ रिफ्यूजी हु फ्लेड फ्रॉम गोर। यह जो था ये एक रिफ्यूजी था, मतलब एक शरणार्थी था जो कि गोर से आया था, गोर से पलायन करके यहाँ आया था। बट इट डिड नॉट बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ ऑटोमन चिफ्टन्स। लेकिन ये जो ऑटोमन सरदारों का गुट था उससे संबंध नहीं रखता था। कहने का मतलब ये है कि अलाउद्दीन मसूद शाह के द्वारा जो नायब की पोस्ट है उसे एक बार फिर से पुनर्जीवित किया जाता है और उसमें पहली जो अपॉइंटमेंट है नायब के पद पे वो मलिक कुतुबुद्दीन हसन की होती है। लेकिन ये जो मलिक कुतुबुद्दीन हसन था ये सरदारों के ग्रुप से या ऑटोमन जो सरदार थे उस समय के उनके ग्रुप से संबंध नहीं रखता था। ये कहाँ से आया था? ये एक रिफ्यूजी था, शरणार्थी था जो कि गोर से पलायन करके यहाँ आया था, भारत में आया था। इसे हम देखते हैं। तो इसीलिए वहाँ जो ऑटोमन का ग्रुप वाली बात कही गई है वो गलत है। दूसरा वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है और बाकी जो है फर्स्ट और थर्ड वो सही है। और देखिए इसमें कुछ और जानकारियाँ दी हुई हैं। अदर देन दैट द तुर्किश चिफ्टन्स हैड अ मेजॉरिटी एट ऑल अदर पोजिशंस। लेकिन इसके अलावा ये तो एक अलग अपवाद की तरह से था, मतलब ये एक्सेप्शन था। लेकिन इसके अलावा जो और पद थे वहाँ पर तुर्की जो सरदार थे उन्हीं का वर्चस्व था, तुर्की सरदारों का ही बाहुल्य था। केवल यही जो एक पद था इस पर ये गैर तुर्क या एक तरह से कह लीजिए कि गैर जो अमीर वाला इसका रुतबा था वो यहाँ बना हुआ था। कहने का मतलब ये है कि ये शरणार्थी था और यहाँ आकर ये इस पद पे आसीन हो जाता है। तो इसके पीछे यहाँ के शहंशाह का हाथ रहता है, मतलब जो सुल्तान है उसका हाथ रहता है। इसे हम देखते हैं। कुल मिलाकर एक्सप्लेनेशन यही कहती है और इसमें जो आंसर है वो है बी, मतलब दूसरा इसका जो है वो नॉट करेक्ट है, पहला और तीसरा सही है। आगे चलते हैं। 90 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। विथ रेफरेंस टू नासिरुद्दीन
नासिरुद्दीन के बारे में ये कथन है। नासिरुद्दीन का मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, नासिरुद्दीन महमूद की बात की जा रही है। नासिरुद्दीन महमूद 1246 से लेकर 1265 तक शासन करता है और यह शमशी वंश का, जो इल्तुतमिश के द्वारा डायनेस्टी स्टार्ट की गई है, शमसी डायनेस्टी, उसका ये 5वां और अंतिम रूलर था। यहाँ पर नासिरुद्दीन के बारे में अगर जानकारी हासिल करनी हो तो यह क्या था, यह शमशी वंश का 5वां सदस्य था, मतलब 5वां उत्तराधिकारी था और ये अंतिम था, अंतिम रूलर था शमशी की ओर से, शमशी डायनेस्टी की ओर से। और शासक बनने से पहले, रूलर बनने से पहले ये बहराम शाह का हाकिम था और ये मधुर और धार्मिक स्वभाव का था। मतलब इसका जो स्वभाव था वो सम्राट की तरह या सुल्तान की तरह कठोर नहीं था, ये काफ़ी मुलायम तबीयत वाला इंसान था और धार्मिक स्वभाव का था, मतलब ये धर्म में आस्था रखता था। तो ये कुछ जानकारियाँ इसके बारे में है। फिलहाल जो स्टेटमेंट है उसको देख लेते हैं। तो ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ शमशी डायनेस्टी, वही कहा गया है, तो सही बात है, ये पहला सही है। इसके बाद इंटर द थ्रोन इन ग्रीन प्लेस ऑन 27 मई 1246, माफ कीजिएगा 1246 AD। यहाँ ये कहा गया है कि जो ग्रीन पैलेस है वहां पर इसका राजाभिषेक होता है, मतलब ये सिंहासन पर बैठता है 27 मई 1246 को। इसके बाद तीसरा वाला जो स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि ही यूज टू इमिटेट कुरान एंड मेंटेन इटसेल्फ फ्रॉम इट, मतलब ये कुरान की नकल करता था, कुरान की आयतों को नकल के रूप में उतारता था और उसे ही बेचकर, उसे ही बिक्री के लिए लगाता था और उसके बाद जो आमदनी होती थी उससे अपना गुजारा करता था। कहने का मतलब ये है कि ये टोपियां सिलकर और कुरान की नकल करके अपनी आजीविका चलाता था और उसी से जो पैसा मिलता था वही इसके लिए सफिशिएंट होता था, ऐसा कहा गया है। और ऐसा कहने वाला जो इसमें व्यक्ति था वो कौन था, मिनहाजुद्दीन सिराज था। मिनहाजुद्दीन सिराज के बारे में आपने पीछे देखा है। तो यहाँ पर ये जो नासिरुद्दीन महमूद है इसके बारे में ये लिखता है कि ये काफ़ी संत प्रवृत्ति का था, मतलब ये शासक होते हुए भी एक सन्यासी का जीवन बिताता था और ये टोपियां सिलकर और कुरान की नकल करके जो आमदनी होती थी उससे अपना गुजारा करता था। राजकोष से, यानी जो इसका खजाना था उससे एक भी पैसा नहीं लेता था। उसका मानना था कि वो पैसा जनता का है और सही बात है, वो जनता का ही था। तो ये कुछ जानकारी है। और इसके अलावा जो चौथा वाला है इसमें कहा गया है कि ही हैड गिवन द पावर ऑफ द रूल टू बलबन। ही हैड गिवन द पावर, मतलब इसने क्या किया, पावर को दे दिया, किसे, बलबन को। तो यहाँ पर जो सत्ता का नियंत्रण था वो बलबन के हाथ में चला गया, ऐसा दिया हुआ है। तो बात ठीक है, बलबन ने इसी का सहयोग लिया था, या ये कह लीजिए कि इसको मोहरा बनाया था और उसके बाद जो अलाउद्दीन मसूद शाह था उसे गद्दी से उतार दिया था। इस प्रकार से नासिरुद्दीन महमूद शासन करता है और पीछे जो बागडोर है वो बलबन के हाथ में रहती है। ये यहाँ पे जो कठपुतली वाला शासन था वो लगातार चलता है। तो इसे हम देख रहे हैं, ये 90 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें 4 स्टेटमेंट आपने देखे और ये सभी जो 4 स्टेटमेंट है ये नासिरुद्दीन महमूद के बारे में है। इसे हम देख रहे हैं और इसका जो विकल्प है उसे देख लीजिए। ऑल वाला ऑप्शन भी है, आपको करेक्ट खोजना है, जो सही हो उसकी तलाश करनी है। और इसका जो आंसर है वो होगा डी वाला। डी का मतलब ये है कि सभी सही है, जितने दिए हैं सब ठीक है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, चौथा भी ठीक है। ये शमसी डायनेस्टी का 5वां और अंतिम रूलर था। इसके बाद ग्रीन पैलेस में इसका ये थ्रोन पर इंटर करता है 27 मई 1246 ये तारीख रहती है। इसके बाद ये कुरान की नकल उतारकर जो आमदनी होती थी उससे अपना गुजारा करता था और बलबन ही इसका वास्तविक नियंत्रक था, यानी इसकी डोरी जो थी वो बलबन के हाथ में थी। ये कुछ जानकारियां हैं। अब आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका जो आंसर है वो डी होगा। एक्सप्लेनेशन ये कहती है कि इन 1249 यानी 1249 में बलबन मैरिड हिज डॉटर टू नासिरुद्दीन। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन से कर दिया। अब आपको समझ में आ रहा है कि नासिरुद्दीन ने अलाउद्दीन मसूद शाह के खिलाफ बलबन को सहयोग क्यों किया। इसीलिए किया क्योंकि यहाँ दोनों संबंधी बन गए थे। तो विवाह के द्वारा जो मिली भगत करने वाली प्रणाली थी वो काफी समय से चली आ रही है। आपने कुतुबुद्दीन ऐबक को देखा, इस प्रकार की व्यवस्था वो करता है, संघर्ष नहीं करता है बल्कि वैवाहिक संबंध स्थापित करके लोगों का मुंह बंद कर देता है। तो वही चीज यहाँ बलबन भी कर रहा है। तो बलबन मैरिड हिज डॉटर टू नासिरुद्दीन 1246 टू 1265 AD, ये इसका शासनकाल दिया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि नासिरुद्दीन महमूद का जो दौर था वो 1246 से शुरू होता है। इस समय इसका राज्याभिषेक होता है और इसके बाद ये 1265 तक लगातार बना रहता है। लेकिन ये सामने से चेहरा होता है और पीछे इसकी रस्सी जो है वो बलबन के हाथ में होती है। एट दिस टाइम बलबन वॉज लीगली हैंडेड ओवर द राइट टू रूल, मतलब यहाँ पे बलबन के पास पूरे अधिकार रहते हैं बाई गिविंग हिम द पोस्ट ऑफ नायब।
कहने का मतलब ये है कि नासिरुद्दीन सारे अधिकारों को बलबन को सौंप दिया रहता है और अपने संन्यास ग्रहण कर लिया रहता है। ये टोपियां सिलकर और कुरान की आयतें नकल के तौर पे उतार के उसी को बेचकर गुजारा करता है, ऐसा कहा गया है। मतलब ये राजकाज से विमुख हो जाता है और शासन एक तरह से बलबन ही संभाल रहा होता है। हालांकि वो सुल्तान के पद पे नहीं बैठा होता है, अब इसके बाद बैठेगा। तो इस प्रकार से इसका लंबा चौड़ा शासन चलता है। देख रहे हैं कि ये लंबे समय तक स्थायी रहता है। तो स्थायी रहने का यही कारण है कि तुर्कान चहलगानी का इसके पीछे हाथ है और सारी जितनी पावर थी वो बलबन के हाथ में चली जाती है। जो नायब का पद था वो काफी शक्तिशाली था, तो नायब का पद यहाँ बलबन के पास रहता है, मतलब बलबन यहाँ नायब रहता है। और इसके अलावा इसे उलूग खां की उपाधि, बलबन को आपने देखा कि उलूग खां की टाइटल प्राप्त है, तो बलबन को उलूग खां की उपाधि देने वाला यही था, नासिरुद्दीन महमूद ही था। ये हम देख रहे हैं। तो मिन्हाजुद्दीन सिराज ने अपनी तबकात-ए-नासिरी इसे समर्पित की थी। आपने पीछे किताबों का जब जिक्र देखा था जो कि मेडिवल टाइम पीरियड में लिखी गई थी, तो उसमें आपने तबकात-ए-नासिरी को देखा था। तो तबकात-ए-नासिरी को लिखने वाला कौन था? मिन्हाजुद्दीन सिराज था। और तबकात का मतलब होता है कि जो सामान्य इतिहास से संबंधित ग्रंथ होते हैं उसका ब्यौरा इनमें प्राप्त होता है। तो ये नासिरी शब्द जो था ये नासिरुद्दीन महमूद से लिया गया था। तो इसी शासक के जीवन पर वो आधारित थी और उसके शासनकाल में वह मुख्य काजी के पद पे था। ये जो नासिरुद्दीन महमूद का शासनकाल है, इस समय ये जो मिन्हाजुद्दीन सिराज नाम के प्रसिद्ध लेखक थे उस समय के, ये मुख्य काजी के पद पे बैठे हुए थे। और नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में समस्त शक्ति बलबन के हाथ में थी, आप जानते ही हैं। और सुल्तान पर अपना प्रभाव स्थापित करने और अपनी स्थिति को मजबूत करने के बाद 1249 में अपनी पुत्री का विवाह इसने नासिरुद्दीन से कर दिया और इसके पश्चात बलबन की जो शक्ति है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है और सुल्तान इसे उलूग खां की उपाधि प्रदान करता है और सेना का पूर्ण नियंत्रण इसके हाथ में सौंप देता है। ये कुछ जानकारियां हैं। अब नासिरुद्दीन के शासनकाल में भारतीय मुसलमानों का एक अलग दल बन गया था। यहाँ कुछ बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, उनको देख लीजिए। नासिरुद्दीन महमूद का जो दौर है, आप देख रहे हैं कि थोड़ा लंबा चौड़ा इसका शासन है और शासकों की तुलना में इल्तुतमिश के जो बाद वाले उत्तराधिकारी हैं, सक्सेसर हैं, उनकी तुलना में ये ज़्यादा स्थिर रहता है और स्थिर रहने का कारण बलबन था। तो यहाँ देख लीजिए, इसमें कुछ विद्रोह हुए हैं। विद्रोह कैसे हुए? जो सरदार या जो लोग बलबन का विरोध करते थे वो यहाँ विद्रोही के तौर पे उभरते हैं। तो देखिए, नासिरुद्दीन का जो शासनकाल था उसमें भारतीय मुसलमान, जो तुर्की थे उनकी बात नहीं की जा रही है, जो यहाँ के मुसलमान थे उनका एक अलग दल बन गया था जो बलबन के विरोधी थे और इनका नेता था इमादुद्दीन रायहान, ये नाम था इनका, इमादुद्दीन रायहान। ये नेता था उन विद्रोही मुस्लिमों का जो कि भारतीय थे, मतलब वो अपने आप को भारतीय कहते थे और वो बलबन का विरोध करते थे। और 1253 यानी इसी का शासनकाल है, तो यही सुल्तान था नासिरुद्दीन महमूद। इसने बलबन की जगह पे रायहान को, जो कि विद्रोही था, उसे वकीलदार नियुक्त किया, लेकिन अधिक समय तक यह अपने पद पे नहीं रह पाता है। और 1254 में बलबन एक बार फिर से नायब बनता है और 1265 तक यानी इसके शासनकाल के अंत तक, महमूद के शासनकाल के अंत तक ये इसी पद पे बना रहता है। बलबन ने सुल्तान के छत्र, जो कि सुल्तान के पद का प्रतीक था, उसका इस्तेमाल किया और संपूर्ण सत्ता का प्रयोग करने लगा। और उसके बाद जब इसे लगा कि अब सुल्तान के चेहरे की इसे कोई आवश्यकता नहीं है, मतलब नासिरुद्दीन महमूद का चेहरा अब इसके लिए ज़रूरी नहीं है, तो पीठ पीछे शासन करने की बजाय इसने आगे बढ़ के शासन करने की हिम्मत दिखाई और अंत में 1265 में ये इसकी हत्या करवा देता है। जब इससे मतलब निकल जाता है तो ये नासिरुद्दीन महमूद को मरवा डालता है और उसकी जगह पे राजा बन जाता है। इस प्रकार से बलबन का दौर आ जाता है। तो यहाँ तक हमने जो इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी हैं उन्हें देखा, तो शमशी डायनेस्टी का यही अंत होता है और यहाँ से जो बलबनी राजवंश है, बलबनी डायनेस्टी है, वो स्टार्ट होती है। तो यहाँ तक हम इसे खत्म करते हैं और क्वेश्चन नंबर 91 से अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें इतना ही और तब तक के लिए नमस्कार।